Gold, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, बहुत दिन के इंतज़ार के बाद फाइनली हम लोग ने आप लोगों का नीट का एग्जामिनेशन हो गया और उम्मीद है कि अच्छा ही गया होगा। पेपर जो था वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा और इजी ही रह गया। फिजिक्स की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो मेरे हाथ में जो पेपर है वो जीवन है, कोड है उसका, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट। तो इसमें हम लोगों से एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस पूछ रहा है। हम लोग यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हैं, y इज इक्वल टू एफ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, शायद 10 सेकंड का क्वेश्चन है। एफ यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा mg से, ओरिजिनल लेंथ l हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A से लिखा है, और डेल्टा L जो हमारा है वो चेंज इन लेंथ है, वो L1 माइनस L है। ये हमारा यंग मॉडुलस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन 3 MgL। दूसरे में हम लोग आ जाए। दूसरा कैलकुलेटिव है, ये 1 to 15 में ये क्वेश्चन है जिसके अंदर में कैलकुलेशन है, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, PV इज इक्वल टू nRT हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर V की जगह मैं पुट करूंगा डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम से V यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। V यहाँ से निकाला तो m बाई रो हो गया हमारा, और इस जगह V की जगह हम लोग m बाई रो पुट कर देंगे, इज इक्वल टू nRT। फाइनली हम लोग को निकालना है रो हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा PM डिवाइडेड बाई रो हमारा हो गया PM डिवाइडेड बाई nRT। PM डिवाइडेड बाई nRT, जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। P हमारा प्रेशर है, क्वेश्चन में गिवन है, और अब हमारे पास हो जाएगा ये PM डिवाइडेड बाई RT। ये हमारा रो हो गया, साफ से लिख दो जरा, PM बाई RT। P प्रेशर हमारा दिया हुआ है 249 किलो पास्कल है, तो 249 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मास की जगह 2 इंटू 10⁻³ कर देंगे। R का वैल्यू दिया हुआ है 8.3 एंड टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है 300 केल्विन। पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन 3 का भी। क्वेश्चन में लाइट विथ फ्लक्स, एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incident having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during the time span of 1 minute. हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर एनर्जी E इज इक्वल टू होगा IAT। ठीक है, I आपका दिया हुआ है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। पुट कर लें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। थर्ड में आगे, फोर्थ में हमारे पास फोर्थ जो है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ चुके हैं। A इज इक्वल टू चेंज इन मास बाई सम ऑफ मास इनटू G। तो चेंज इन मास का मतलब 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई G। 2/10 इंटू G, डेट इज G/5। ऑप्शन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मीन फ्री पाथ का है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर होगा। लैम्डा इज
आपने अगर मीन फ्री पाथ पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम लोग लैम्डा से इसको डिनोट करते थे। तो 1/√n पाई डी स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर 1 वो हमारा आंसर होगा। तो फिफ्थ का आंसर जो हो गया फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 1। 6 में आ जाए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से क्या क्वेश्चन बोला है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पर वर्टिकली डाउन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये 80 का स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 2 g को रिप्लेस करेंगे हम लोग, a को रिप्लेस करेंगे g से मल्टीप्लाइड बाई s आपका निकालना है, मतलब यहाँ h निकालना है। तो ये हो गया 6400 माइनस 400 2 इंटू 10 इंटू h 6000 20 इंटू h, 0 से 0 कैंसिल, h इज इक्वल टू 300 मीटर। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका भी। सेवेंथ जो है वो हम आपने BBROY, ये शुरुआत का 5 कलर है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 होता है। तो शुरुआत के 2 कलर के लिए ये हमारा ऑर्डर है, ये ब्लैक से शुरू हो रहा है, ब्राउन है, रेड, ऑरेंज, व्हाइट, यानी ये हमारा येलो हो गया। पहला है येलो, येलो के लिए 4 हो गया हमारे पास। उसके बाद 5 6 7 वायलेट के लिए 47 हो गया। उसके बाद ब्राउन के लिए 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 5%, चूंकि गोल्ड है टॉलरेंस इसका 5% होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 470 प्लस माइनस 5%, यानी 475%, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 92-235 इट इज बॉम्बार्डेड विथ ए न्यूट्रॉन इट जनरेट्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास यूरेनियम 92-235 है, प्लस ये बॉम्बार्ड हो रहा है एक न्यूट्रॉन से, तो 0n1 हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है, इट जनरेट्स इट Kr 3689, ये मुझे नहीं मालूम है कि क्या है, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन है। तो अब हम लोग यहां देख लें, या 36 है, ये 92 है, 92 माइनस 36 दैट इज 56, यानी जो हम लोग को मिलने वाला है उसका मास एटॉमिक नंबर जो है वो 56 है। मास नंबर पे आते हैं, 235 प्लस 6, 235 प्लस 1 हो गया तो 236, और माइनस होगा 89 प्लस 3 92, 6 में से 2 गया 4 144 और 56, ये हमारे पास है, और ये आ गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आ गया, 56 BA 144, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज
3.2 into 10 to the power minus 7 distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? तो यहाँ पर हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है. E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square लिखना है. Q की बात अगर हम लोग करें तो Q हमारा 3.2 into 10 to the power minus 7 होगा. 1 by 4 pi epsilon naught का मतलब 9 into 10 to the power 9 होगा. और R स्क्वायर का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर, डेट इज 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर होगा. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. आंसर आएगा 1.28 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ. क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी शायद पूछा गया है. यहां पर ये नॉर्मल आ गया. ये आपका I1 है, ये आपका R1 है. ठीक, I1 को अगर I मान ले तो R1 यहां पर आपका R हो जाएगा जो A के बराबर होगा, क्योंकि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आप लिखते हैं और R2 आपका 0 है. तो A अब यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है. म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R हो जाएगा. और छोटे एंगल के लिए, स्मॉल थिन प्रिज्म के लिए हम लोग यहां पर स्मॉल एंगल प्रिज्म है, यहां पर ये I बाई R हो जाएगा. तो I इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू R, डेट इज म्यू टाइम्स A. ये आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना है. अगेन 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो थियरी है. बेस्ट आंसर फ्री वाइब्रेशन होता, बेस्ट 2 सिलेंडर है. यहां पर हम लोगों का फिर एक्सपेंशन हम लोग लिखते, लेकिन एंटायर सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, इसलिए हम लोग द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन. दो चीजें यहां पर दी जा रही हैं, एक सडनली ओपन का और एक थर्मली इंसुलेटेड का. इन दोनों के से हम लोग इसको एडियाबेटिक प्रोसेस में रखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है. जिन लोगों ने बुक पढ़ी होगी वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा उन लोगों ने. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई हो गया. म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका होता है 10 टू द पावर माइनस 7. तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1 प्लस 599. ये हमें सॉल्व कर लेना है. सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 4th ऑप्शन. नोट कर लीजिए. 12 के बाद 13 है. 12 के बाद 13 पे हम लोग आते हैं. 13 में आपको एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हो गया. E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर है. ध्यान रहे सबको ऐसा सिस्टम में लेना है. 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, चूंकि 0.5 था, और मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर. 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 9 इंटू 10 टू द पावर 16. ये हो गया. सॉल्व करने के बाद आप देख लें यहां पे 45 इंटू 10 टू द पावर 2, सॉरी 45 इंटू 10 टू द पावर 12, that is 4.5 multiplied by 10 to the power 13 जूल. ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है. फोर्टीन्थ में अब हम लोगों को निकालना है I इज इक्वल टू VRMS बाई XC हो जाएगा. VXC को हम लोग लिखते हैं 1 बाई ओमेगा C, यानी V ओमेगा C. ये दिया हुआ है. V हमारा VRMS है, डेट इज जो गिवन है हमारा कितना है 200. ओमेगा हो जाएगा 2 पाई, न्यू हो गया 50 और C हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ये सॉल्व करने के बाद 2.5 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा.
तो ये 1 to 14 हुआ। 15 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में made by electric, the ratio of electric contribution made by electric field and magnetic field component into the intensity of electromagnetic wave, वो इक्वल होता है, यानी रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। तो ये हमारा 1 to 15। हेलो स्टूडेंट, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने टेस्ट पेपर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। जो नीट का पेपर हुआ है आज, ठीक है, तो जो मैंने फिजिक्स के रिगार्डिंग मुझे बातें करनी है कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन पेपर आया है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पेपर आया है, और ये ज्यादातर आप कह सकते हैं कि फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आप फार्मूला जानते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कॉम्पिटिटिव है, लिटिल बिट कॉम्पिटिटिव है, जो कि टाइम आपका यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि ये फील हो कि इसे ये कैलकुलेटिव है या इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ टफनेस है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। बट टाइम यहाँ पे लग सकता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो तो आप क्वेश्चन पेपर को बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्कशन करना, क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने सॉल्यूशन देख चुका, क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड मैं डिस्कशन कर रहा हूं। केयरफुली आप देखिए, जो मेरे पास पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो है G1 कोड है, पेपर कोड है G1, ताकि आप सही से ऑप्शन को मैच करवा पाए। पेपर कोड है G1 और टेस्ट सॉल्यूशन है आपका 2020। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से। कह रहा है कि दो पार्टिकल है जिसका मास जो है 5 kg और 10 kg है। तो 5 kg का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आपका, और 10 kg का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, रिजिड रड का जो लेंथ है, वो आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ये 1 मीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि इससे 5 kg से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहां होगा। तो 5 kg से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है तो हम लोग अच्छे तरह से इसको समझ चुके थे कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हम 0 0 कह सकते हैं, और डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। तो हमें XCM लिखना है, तो हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। और चूंकि ये पॉइंट मास है तो y में लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, तो XCM टाइम के आपको मिनिमम यूज करना है। तो M1 इज इक्वल टू 5 और x1 0 हो गया बेट, और M2 इज 10 और x2 1 हो गया, डिवाइड बाय 5 प्लस 10, ये कितने होंगे आपको, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 15 हो गया। ये मीटर में आपको रिजल्ट आ रहा है। तो आप 5 से करोगे तो 2 होगा, और 5 से करोगे तो 3 होगा, तो 2/3 मीटर, इट मींस 0.667 कह सकते हैं मीटर। और अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो डेफिनेटली इसे आप कह सकते हो 66.7 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स में आप कह सकते हैं 67 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक था, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 16 का, इस पेपर कोड में, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए ध्यान से। 17 में आपसे कह रहा है कि द रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। ये आपके पास एक मीटर ब्रिज है, ठीक है, और इस मीटर ब्रिज में 2 आर्म होते हैं, अच्छे तरह से आप समझते हैं। एक ये लेफ्ट आर्म कहलाता है और ये एक राइट आर्म कहलाता है। इसे लेफ्ट आर्म कहते हैं और ये राइट आर्म। इसका रेजिस्टेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसे आप आर कहोगे, जिसकी जानकारी आपको फर्दर क्वेश्चन में मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, और कह रहा है कि ये जो नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट किए हैं, तो नल पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। आप समझ पा रहे हो, 3:2 का मतलब ये मीटर ब्रिज का टोटल लेंथ जो होता है वो 1 मीटर का होता है। इट मींस ये 3:2 का मतलब ये 60 सेंटीमीटर रहा होगा, और यहां से ये 40 सेंटीमीटर रहा होगा, तभी ये इसका जो रेशियो अगर आप लेंगे तो 3:2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? या यूं कह लीजिए कि 100 सेंटीमीटर को आप डिवाइड कर लिए 3 पार्ट में और 2 पार्ट में। क्लियर? ये पॉइंट आपका नल पॉइंट है, इसे आप नल पॉइंट कह रहे हो, ठीक है। अब देखिए, आप ये रिलेशन अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस। इट मींस R डिवाइड बाय 60 मस्ट बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 40, ठीक है। अगर 20 से करें तो 2 होगा, 20 से करेंगे तो 3, और 2 से करेंगे तो 5 होगा। इट मींस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 50
ओम हो गया। 15 ओम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। तो आपसे कह रहा है कि 1 ओम में कितना लेंथ होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि 15 ओम में आपका लेंथ हो गया 1.5 मीटर। तो आप कह सकते हो कि 1 ओम में लेंथ जो हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 15। इसे अगर कहेंगे तो 1 एक और 0 यहां पे कर सकते हो, इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 मीटर हो गया। समझ रहे बातों को। तो 1 ओम रेजिस्टेंस का, इस मटेरियल का 1 ओम रेजिस्टेंस का लेंथ कितना हो जाएगा, 10 टू द -1 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए ध्यान से। ये 18 में क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ जो होता था बीटा, जिसको हम लोग यूज करते थे, तो लैम्डा डी बाई 2d, यही हम लोगों ने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। जहां पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, डी जो होता है ये होता है सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये था। और 2d जो है ये होता था सेपरेशन बिटवीन स्लिट। तो 2 स्लिट होती थी जिसके बीच का सेपरेशन 2d हम लोग माने थे, और ये रिजल्ट हम लोग ड्राइव किए थे। कहीं पे आपको इस 2d के बदले में आपको d भी रिजल्ट मिलेगा फॉर्मूला में। ये बच्चों का अपना अपना होता है कि क्या फॉर्मूला वो तैयार किया हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से। और आपके क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसके स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है इसको हाफ कर दिया जाए, इट मींस इसका डिव कर दिया जाए, और इसके स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है इसको डबल कर दिया जाए, मतलब 2d कर दिया जाए। यस, आई थिंक इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, इस केस में फ्रिंज विड्थ अगर लिखेंगे बीटा न्यू, नया वाला जो लिखेंगे, तो लैम्डा डी के जगह पे 2d लिखेंगे, और डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, ये d हो गया। तो इस फ्रिंज विड्थ और इस फ्रिंज विड्थ में क्या रिलेशन है, तो आप यहां से देखिए उसको, इसमें आप क्या लिख सकते हो, बीटा को लिख सकते हो बीटा इंटू 2 इज इक्वल टू लैम्डा डी अब बाई डी लिख सकते हैं। और इस बीटा न्यू को आप लिखना चाहेंगे, नया वाला जो होगा, इसको 2 इंटू लैम्डा डी अब बाई डी। आप बताओ लैम्डा डी बाई डी का वैल्यू कितना आपका आया है, 2 बीटा, तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 2 बीटा, इट मींस 4 बीटा। ये रहा आपको बीटा न्यू, नया वाला जो फ्रिंज विड्थ होगा ये मिलेगा। तो 4 टाइम्स आपका हो गया ओल्ड वाले फ्रिंज विड्थ का। अगर हमने स्लिट के सेपरेशन बिटवीन द स्लिट को हाफ कर दिया और स्क्रीन और स्लिट के बीच के सेपरेशन को डबल कर दिया, तो ये इफेक्ट आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें कह रहा है कि आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, डीवी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 प्रॉपर यूनिट के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -10 प्रॉपर यूनिट के साथ। और आपसे मोबिलिटी पूछा है। एनसीईआरटी में क्लियरली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि VD डिवाइड बाय E इक्वल टू, ये मोबिलिटी होती है, म्यू से डिनोट कर सकते हैं आप इसको। तो ये मोबिलिटी म्यू को हम लोग कह सकते हैं VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 7.5 इंटू 10 टू द -4, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -10। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आप इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ये आपकी मोबिलिटी का फार्मूला हो गया, और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो हो गया फर्स्ट वाला जो हो गया करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें 20 नंबर,
इसमें क्या है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। कितना सिंपल है ये, स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, सिंपल बात है। और इसे आप कह सकते हो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये भी आप कह सकते हो। फोर्स का आपने देखा MLT-2 और एरिया का क्या होता है L², एक ऊपर चला जाएगा तो ML-1T-2। ये रहा आपका डायमेंशन। किसका डायमेंशन है ये, स्ट्रेस का डायमेंशन है। तो आप इसे स्ट्रेस का, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से आपसे। 21 में सिंपल है कि क्या करा कि फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर्स मॉडल किस चीज में वैलिड नहीं है, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम, ऑब्वियस सी बात है हीलियम एटम में बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है, सिंगल आयनाइज्ड है। और ड्यूट्रॉन एटम उसमें भी एप्लीकेबल होता है आपका, हाइड्रोजन एटम उसमें तो होता ही है। सिंगल आयनाइज्ड नियॉन एटम इसमें आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा, सिंगल आयनाइज्ड नियॉन एटम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, नियॉन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस इसका वेरी हैवी होता है। समझ रहे बातों को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए ध्यान से, कह रहा है ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू an AC source when L is removed L is removed मतलब सीरीज में आपका R है, L है और C है, कैपेसिटर है, ठीक है। इसे आप R कहते थे, इसको XL कहते थे और इसको XC कहते थे। when L is removed, इसको रिमूव्ड जब कर दिया गया, ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। इसका मतलब है कि tan phi को आप लिखिएगा जब इसको रिमूव कर दीजिएगा तो XC डिवाइड बाय R लिखिएगा। फेज डिफरेंस tan phi इक्वल टू XC डिवाइड बाय R। और आपके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ π/3, इसका मतलब हुआ tan π/3 इज इक्वल टू XC डिवाइड बाय R। इसका मतलब XC बाय R इक्वल टू √3। तो आप यहां से XC का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, √3R कह सकते हैं। और कहता है कि इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, जब इसको रिमूव कर दिया तब आप tan phi लिखेंगे, फेज डिफरेंस आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, XL अब बाय R लिखेंगे। इस बार भी फेज डिफरेंस आपका π/3 ही है तो tan π/3 इज इक्वल टू हो जाएगा XL डिवाइड बाय R। इसका मतलब √3 है, ये इक्वल टू हो जाएगा XL बाय R। आप देखिए XL को क्या लिखेंगे, R √3 लिखिएगा, ठीक है। तो XC का भी वैल्यू √3R और XL का भी वैल्यू √3R। आपसे कह रहा है कि जब ये सब एक साथ कनेक्टेड रहेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो आप समझिए ध्यान से, पावर फैक्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप cos phi के बारे में बात करते हैं। पावर फैक्टर इसी को कहते हैं cos phi। cos phi का मतलब होता है R डिवाइड बाय इंपीडेंस Z, ठीक है। तो हम लोग R डिवाइड बाय इंपीडेंस को क्या लिखेंगे, इंपीडेंस को लिखेंगे R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जैसा कि आपके केस में XC का भी वैल्यू √3R है, XL का वैल्यू भी R√3 है, तो ये दोनों का टर्म 0 हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिखोगे, R डिवाइड बाय √R² प्लस 0। इट मींस R डिवाइड बाय R, इसका मतलब 1 हो गया। तो cos phi इक्वल टू 1 हो गया। तो पावर फैक्टर आपका कितना हो गया, 1 हो गया। और इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 22 का, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 23 देखिए ध्यान से, में क्या कह रहा है, ये रहा 23। इसमें कह रहा है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R। आप जानते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में हाइट जो राइज होता है वो होता है 2t cos थीटा डिवाइड बाय ρgr, ठीक है। और जो मास होता है उसके अंदर m वो होता है πr² h इंटू रो, ये मास होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि m1 बाय m2, दो मास m1 बाय m2, तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर h1 रो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर h2 इंटू रो। तो पाई और पाई कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। m1 है आपका 5 ग्राम, ठीक है। m2 आपको फाइंड आउट निकालना है। और यहां पे हो गया r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर इंटू h1 बाय h2। अब आप इस रिलेशन से समझिए
इस रिलेशन से अगर ध्यान से देखिएगा तो H और R को यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H और R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो इंटू जी होगा। अब आपका सरफेस टेंशन तो वही रहा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी वही रहेगा, डेंसिटी वही है, जी वही है, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आर एच अगर कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं H1 R1 बराबर H2 R2, मींस H1 बाय H2 को आप लिख सकते हैं R2 बाय R1 और यहां पे आप रखिए। तो अब आपका M1 जो आपका वैल्यू आया है M1 5, तो 5 डिवाइड बाय M2 जो होगा ये क्या होगा, तो ये होगा R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर इनटू H1 बाय H2। तो H1 बाय H2 को क्या कर दीजिएगा, R2 डिवाइड बाय R1 कर दीजिएगा, R2 डिवाइड बाय R1। तो हम लोग इस R1 और इसको कैंसिल कर देंगे, R2 और इसको कैंसिल कर देंगे, सिंपल। तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 डिवाइड बाय M2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2। आप देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 डिवाइड बाय M2 इज इक्वल टू R1 का रेडियस है R और R2 का रेडियस है 2R, तो एक R कैंसिल हो गया, तो M2 इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 2 मतलब 10 ग्राम। समझ गए। इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो आपका 23 का सेकंड नंबर आंसर हो गया, 10 ग्राम हो गया। ये कनेक्टिविटी थोड़ी सी आपको आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे आप तो ये रिजल्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल एग्जाम है, नीट का फाइनल एग्जाम है, आप ओवरऑल 1 ईयर आपने एफर्ट लगाया है कंटिन्यूसली, 2 ईयर भी कह सकते हैं जिसने अपीयरिंग में दिया है, तो डेफिनेटली इतनी तो एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपसे डेफिनेटली। 24 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आपसे सिंपल ये पूछ दिया है आपको, रिजॉल्विंग पावर पूछ दिया है, यस द लिमिटिंग ऑफ रिजॉल्विंग पावर। तो आर थीटा जो होता है ये 1.22 लैम्डा बाय डी होता था, सिंपल 1.22 लैम्डा बाय डी होता था। वेवलेंथ आपको दिया है रिजॉल्विंग पावर थीटा टेलीस्कोप का 1.22, लैम्डा आपको दिया है 600 नैनोमीटर, तो 10 टू द पावर -9 कर दीजिए, और डायमीटर जो दिया हुआ है टेलीस्कोप का वो दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 मीटर को आप यहां से पिक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 100 1 0 कैंसिल हो गया, और 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, 663 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9, ये रेडियन में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे आप कह सकते हो थीटा को 3.66 इंटू 10 टू द पावर -9, ये रहा आपका रेडियन में रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है, काफी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्मूला 24 नंबर का, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 25 नंबर ये एनसीईआरटी में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और ये आप समझ सकते हैं कि जो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो आपका इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों का होता है। तो चूंकि सेमीकंडक्टर भी आपके ऑप्शन में है और इंसुलेटर भी है, तो आप कह सकते हैं दोनों का होता है, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 3rd हो जाएगा। 25 का करेक्ट ऑप्शन जो हो गया आपका 3rd हो जाएगा, 25 का 3rd। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का दोनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही सिंपल। 26 में कह रहा है आपके पास कि विदाउट डायलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटी है 6 और विथ डायलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटी है 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है कि डायलेक्ट्रिक के आने से क्या हो जाता है, कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ जाता है। इट मींस 30 माइक्रोफैराड इक्वल टू k इंटू 6 हो जाएगा माइक्रोफैराड, और यहां से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो आपसे पूछा गया है क्या कि द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इट मींस एप्सिलॉन r डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू k। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है
0.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू के का वैल्यू अभी आपने निकाला, कितना आया 5 आया। तो आप कह सकते हो इसकी परमिटिविटी जो हो गई वो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10, ये रहा आपका रिजल्ट। और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। 27 देखिए, 27 नंबर जो है इस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 टू द पावर माइनस, आपको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो 10 टू द पावर -20 जूल है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द -19 जूल होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहां से सिंपली 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ है, तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 10 टू द -20 इंटू 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द -19 इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दीजिए और इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 रहा। तो E इक्वल टू आप ऊपर भेजेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द -1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉरी ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू हो जाएगा 1/16। और एनर्जी ये किस यूनिट में आए मिलने वाला आपको, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1/16 और 1/16 का अप्रॉक्स जो वैल्यू आपको आने वाला है वो 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। सिंपल होता है, या आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि इस एनर्जी में अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज वाला जो वैल्यू होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी यहां से मिल सकता है। ठीक है, अब आइए 28 नंबर देखिए ध्यान से, 28 नंबर कह रहा है कि द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, यहाँ पे रिवर्स बायस ओनली होता है। डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो होता है इंक्रीज करता है रिवर्स बायसिंग में। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे रिवर्स बायस करते हैं तो वो डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन या होल को उस बैरियर को क्रॉस करना में डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए करके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ कि रिवर्स बायसिंग में आपका जो है विड्थ जो होता है डिप्लेशन लेयर का वो इंक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आप डायरेक्ट थ्योरेटिकल कह सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको काफी सपोर्ट करता है टाइम मैनेजमेंट में, टाइम सेविंग में। ठीक है, थ्योरेटिकल है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 केयरफुली देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपसे क्या कि 29 में the quantity of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius r1 r2 through 1 Kelvin are in the ratio। तो आप जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका ms और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ms इंटू डेल्टा टी कहते हैं। मतलब कोई आपके पास इस तरह का सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और इसका रेडियस अगर r है, तो हम एनर्जी को लिखेंगे ms डेल्टा टी। इसकी वैल्यू 1 केल्विन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दो मटेरियल है आपके पास, एक का रेडियस जो है आपको r1 है तो डेफिनेटली इसका मास m1 हो जाएगा, और जिसका रेडियस r2 है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास m2 हो गया। इसमें भी डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज जो है 1 का होना है और इसमें भी टेम्परेचर में चेंज 1 का होना है। ठीक है, और दोनों कॉपर ही है, ये भी Cu है ये भी Cu है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका सेम होगा। अब इसमें कितना हीट चाहिए तो डेल्टा Q1 चाहिए इसमें हीट, इसमें कितना हीट चाहिए तो डेल्टा Q2, और इसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो डेल्टा Q1 डिवाइड बाय डेल्टा Q2 अगर आप कहते हैं तो ये हो जाएगा M1 S डेल्टा T डिवाइड बाय M2 S डेल्टा T। ठीक है, S और S ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम डेल्टा Q1 डिवाइड बाय डेल्टा Q2 को कहेंगे, इसका मास लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू 4π/3 R1 का क्यूब, और नीचे वाले का मास लिखेंगे तो रो इंटू 4π/3 इंटू R2 का क्यूब। तो रो कैंसिल, 4π/3 कैंसिल, तो इट मींस R1/R2 का क्यूब हो जाएगा। समझ रहे बातों को। अब अगर आप देखिएगा ध्यान से तो R1/R2 आपको कितना दिया हुआ है, तो R1
इज इक्वल टू 1.5 R2, ऐसा आपको कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है। R1 इक्वल टू, इट मींस R1 बाय R2 अगर आप लिखते हैं तो 1.5 हो गया, जिसको आप कह सकते हो कि 3/2 हुआ। इट मींस R1 बाय R2 की जगह पे 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है जाए ये इसमें इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 4th नंबर करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आप 30 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सिंपल है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। आप देखो इस तरह से एक नॉट गेट दिया हुआ है और इसको इसमें इन करवाया है, फिर एक आपके पास नॉट गेट दिया हुआ है और इसको इन करवाया है, और इसको आप और गेट के साथ एक इस तरह से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ A है और यहाँ B है, तो नॉट के बाद ये A बार आ जाएगा और यहाँ B बार आ जाएगा, और ये और है उस पर नॉट लगा हुआ है, तो ये Y को हम लोग लिखेंगे A बार प्लस B बार का नॉट। यस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है A बार का बार और B बार का बार, इट मीन्स Y इक्वल टू AB। मतलब ये ओवरऑल किस गेट का एग्जाम्पल है, तो ये एंड गेट का एग्जाम्पल है, ये है एंड गेट आपका। और आप इस बात को अच्छी तरह से थ्योरेटिकल पढ़े भी हैं, क्लास में बहुतों बार डिस्कशन हो चुका है सारे क्वेश्चन का। तो ये आपका एंड गेट हुआ, और एंड गेट में आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन है, जिसमें आप A, B और Y है, तो 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 1 0 होगा और 1 1 1 होगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका आपका 4th नंबर इस पेपर के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर 31 थ्योरेटिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि बेस जो होता है वो लाइट ड्रॉप्ट किया जाता है। ठीक है, और उसका लाइट ड्रॉप इसलिए करके क्योंकि बेस करंट मिनिमम हो जाए, इसलिए कर उसको क्या किया जाता है, तो लाइट ड्रॉप किया जाता है। बेस जो होगा वो लाइट ड्रॉप्ड होगा, तो इसका बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइट ड्रॉप्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 3rd नंबर 31 का। तो 31 का आपका 3rd नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 32 का, आपके पास 2 गिटार है, यहाँ पे एक गिटार आपके पास इस तरह से A है और दूसरा B है। केयरफुली स्टडी कीजिए, A और B है, तो इसकी इस दोनों के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी FA, इसकी फ्रीक्वेंसी FB, और आपको FA माइनस FB का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में बिट 6 बिट सुनाई दिया गया, 6 बिट्स ये दिया। अब आप देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग B का लिखेंगे तो NB इंटू डिवाइड बाय 2L अंडर रूट TB डिवाइड बाय म्यू करेंगे। ठीक है, स्पीड, और इसको लिखेंगे तो NA डिवाइड बाय 2L अंडर रूट TA डिवाइड बाय म्यू करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए, जब आपसे कह रहा है कि वेयर द टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज, इसका टेंशन घटाएंगे, ये वाला वैल्यू घटाएंगे। समझ रहे बातों को, ये वाला वैल्यू अगर टेंशन घटेगा तो डेफिनेटली ये फ्रीक्वेंसी घटेगा, FB घटेगा, और ये अगर घटेगा तो ये जो डिफरेंस होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इंक्रीज हो गया, तो करेक्ट रिलेशन यही हो गया। क्योंकि डिफरेंस में दोनों पॉसिबल था, FA माइनस FB हो सकता था और FB माइनस FA हो सकता था, तो हमने FA माइनस FB इक्वल टू 6 लिखा और तब सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाई किया कि ये रिलेशन करेक्ट है। अब आपसे क्वेश्चन में कह दिया गया है कि A का जो फ्रीक्वेंसी है ये 530 है, तो B का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो 6, तो FB अगर आप निकालेंगे तो 530 माइनस 6 करेंगे तो 524 हर्ट्ज, ये हो जाएगा B का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना कि इसका टेंशन को अगर हमने बढ़ाया, इंक्रीज किया, स्लाइडली डिक्रीज, इसके टेंशन को स्लाइडली डिक्रीज किया, अगर टेंशन को घटाएंगे तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी घटेगा, और ये अगर घटेगा तो डेफिनेटली इस और डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगा। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज किया गया, बिट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 7 हो गया, 1 बढ़ गया। तो करेक्ट रिलेशन ये चीज रहा। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए ध्यान से, आपके पास डायपोल दिया हुआ है, डायपोल आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो P डायपोल से डिनोट करते हैं, ये हो गया 16 × 10⁻⁻⁹
कूलम पर मीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये कितना डिस्टेंस पे R इज इक्वल टू 0.6 मीटर पे आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कितना एंगल बना रहा है, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सेस। 60 डिग्री डायपोल एक्सेस है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अगर डायपोल का एक्सेस था तो इससे R डिस्टेंस पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होता था Vp इज इक्वल टू Kp cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर होता था। तो ये अब आप देखिए K का वैल्यू लिखेगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, K का वैल्यू लिखेगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। P का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 16 इंटू 10 टू द पावर -9 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर है, तो डिस्टेंस है 0.6 तो लिख दीजिए 0.6 है इंटू 0.6 कर दीजिए और इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना वोल्टेज आएगा, देखिए ध्यान से, इससे तो ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ से एक 100 आप कर सकते हैं और यहां से देखिएगा तो 3 से तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 से ये भी 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2। तो टोटल पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो 200 वोल्ट हो गया। तो ये कंप्लीट आपका फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं और ये इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। 34 अगर आप देखिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बहुत ही सिंपल चीज पूछा गया है। 34 में कहा जा रहा है कि ये अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इसका मास m है तो इसका वेट क्या होगा, तो वेट का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स F सरफेस पे, तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस R है, कैपिटल M अर्थ का मास है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इसके सरफेस से r/2 डिस्टेंस ऊपर हो तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 3r/2, क्योंकि सरफेस से r/2 होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां जाएगा तब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जिसको W वेट से हम डिनोट कर दे रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन ने इसे वेट कहा है। तो हम लोग लिखेंगे Gmm डिवाइड बाय 3r/2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Gmm डिवाइड बाय 9/4 R स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इस पार्टिकुलर हाइट पे हुआ। इस दोनों का रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो W डिवाइड बाय WS आपको क्या मिलेगा, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो Gmm बाय R स्क्वायर, Gmm बाय R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4/9 हुआ। और वेट आपको फाइंड आउट करना है और सरफेस पे वेट आपको दिया हुआ 72 न्यूटन और 4 डिवाइड बाय 9 है तो 9 से इसे करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो वेट उस पार्टिकुलर हाइट पे 32 न्यूटन हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ये फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो 35 ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है मेटल का वो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है। और आपसे क्लियरली यहां पे कॉपर बोला है तो कॉपर का मतलब मेटल, और मेटल का जो रेजिस्टिविटी होगा वो इंक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ, टेम्परेचर के साथ साथ। तो ये रहा आपका ग्राफ और आप एनसीईआरटी में इसे क्लियरली देख सकते हैं, रो और ये टेम्परेचर है इंक्रीज कर रहा है कंप्लीट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 36 अगर आप देखिए 36 जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि सर्टेन रीजन पे जो वॉल्यूम है, एक सर्टेन वॉल्यूम है, इस तरह से क्यूबिकल कोई वॉल्यूम दिया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस तरीका पूछने का डिफरेंट हो गया है। और इस क्यूबिकल वॉल्यूम का 0.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम दे दिया है और कहा है कि थ्रू आउट इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है। मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल बोला जाए, यहाँ पे पोटेंशियल बोला जाए, यहाँ पे पोटेंशियल बोला जाए, एक ही वैल्यू है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 और सभी का वैल्यू कितना है आपका 5 वोल्ट। और पोटेंशियल जब कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखते हैं तो -dV/dr लिखते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब अगर आप देखेंगे तो 37 क्लियरली देखिए 37 बिल्कुल ये भी आपका थ्योरेटिकली क्वेश्चन हुआ। मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 होगा। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। और अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण एनर्जी जो होता था, काइनेटिक एनर्जी जो होता था एक्स में वो होता था ½ kT। और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो वाई में अवेलेबल होता था वो भी होता था ½ kT और जेड में भी अवेलेबल होता था वो भी होता था ½ kT। तो
टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा उसका, तो U इक्वल टू एफ इंटू हाफ के टी, ऐसे भी करते थे। तो एफ की वैल्यू हो गया 3 इंटू हाफ के इंटू टी, तो ये हो गया टोटल एनर्जी, और 3/2 के इंटू टी, ये रहा इसका टोटल एनर्जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते थे। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही सिंपल। इसमें आपको क्या दे दिया है, पोजीशन वेक्टर फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3J कैप, और पोजीशन वेक्टर R का वैल्यू जो दिया हुआ है ये है 2K कैप। आपसे टॉर्क पूछा गया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F होता है, सिंपल। इसे आप कहेंगे तो 2K क्रॉस 3J, इट मीन 6 माइनस I कैप, K क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I। तो करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से 2 हो गया। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत ही बेसिक। आपसे क्या कह रहा है कि जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखते थे तो H न्यू माइनस 5 लिखते थे। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता था, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती थी इसकी वैल्यू क्या होता था, 5 डिवाइड बाय H होता था। ठीक है, अब आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स है, थ्रेशोल्ड क्वांटिटी का। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो H इंटू 1.5 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू माइनस 5। थोड़ा सा देखिए, H इंटू 1.5, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाय H और माइनस 5, H कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.5 इंटू 5। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकंड में कह रहा है कि इसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाफ फ्रीक्वेंसी इसका कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी जो अब लिखेंगे वो H न्यू माइनस 5 लिखेंगे। अब H और इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हाफ माइनस 5 करेंगे, तो H/2 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 5 डिवाइड बाय H लिखेंगे, अब माइनस 5, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया 5/2 माइनस 5, तो बाबू ये हो गया -5/2, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। जो बता रहा है कि आपके पास कोई ऐसा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है जो काइनेटिक एनर्जी जो नेगेटिव होगा, नॉट पॉसिबल। इट मींस इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन जब नहीं निकला तो करंट पे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे बातों को। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा ध्यान से। कह रहा है ए लॉन्ग सोलोनाइड आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड में होता है μ0 n इंटू आई होता है, सारी वैल्यू पता है। μ0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, तो 100 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कर दीजिए, और करंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इजी वे में आंसर मिल जाएगा, ये 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, सोलोनाइड के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 केयरफुली देखिए आप। ब्रेवेस्ट एंगल 10IB का वैल्यू जो होता है ये म्यू के बराबर होता है, और म्यू के बारे में आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से एबव होगा और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो 10 का IB का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तो इसका मतलब IB मिनिमम इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इन्फिनिटी कब होगा, जब मैक्सिमम। तो 10 IB इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कब होगा, जब IB का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो कि IB का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है और मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री होता है, इसी के बीच में ये लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, 2 नंबर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉन इसको एक्सीलरेटेड किया गया है, तो आप लैम्डा जो होता है वो h/p होता है, और p जो है इसको हम लोग लिखते हैं √2 ke इंटू m लिखते हैं। तो मोमेंटम को लिख सकते हैं √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m लिख दीजिए, इसको यहां पे रखिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय √2
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट 2 EVM इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 EVM इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और यहां से v का वैल्यू हो जाएगा h स्क्वायर अब बाय 2EM इंटू लैम्डा स्क्वायर। देखिए लैम्डा का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन 1.227 इंटू 10⁻², और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, h का वैल्यू पता है, इसे इसमें रखेंगे तो आपको रिजल्ट क्लियरली मिल जाएगा 10⁴ सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो 42.3 ये तो बिल्कुल ही यूनिट आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये 9.99 में से माइनस करना है 0.0099। आप देख सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 है, इसका सिग्निफिकेंट 4 है। अगर आपको दिखा जाए तो मिनिमम सिग्निफिकेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं। तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आप देखेंगे यहाँ से, इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9.98। दिस इज योर आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन 44। आप जानते हो कि लिस्ट काउंट जो होता है ये होता है पिच लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वन सर्कल। तो आप देखिए लिस्ट काउंट का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना आपको प्रोवाइडेड है तो 0.01 mm, और पिच लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, पिच लेंथ आपसे पूछा जा रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50। तो आप कह सकते हो कि पिच लेंथ जो आपका मिलने वाला है वो हो गया 0.01 इंटू 50 mm में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये 0.5 mm ये रहा आपका करेक्ट आंसर, आप आसानी से इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका 44 नंबर यही था, 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कहा गया है कि SHM में अगर आप देखें तो 45 में SHM में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल बताइए। अगर ये मैं पॉजिटिव साइड बोल देता हूं x जो भी बोलो, अगर यहां पे अगर हम पॉइंट करेंगे तो यहां पे अगर x हमारा पॉजिटिव है तो आपको पता है कि पार्टिकल अगर रहता है तो एक्सेलेरेशन इसका इधर की तरफ रहता है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो गया। अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पार्टिकल अगर यहाँ रहेगा तो एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स मीन पॉइंट होता है तो ये एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फेज डिफरेंस इसके बीच में कितना का होगा तो पाई का होगा। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी अवेलेबल होगी पाई की होगी, किसके बीच में पोजीशन और एक्सेलेरेशन के बीच में इन केस ऑफ SHM। तो आपने देखा बेटा कि किस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा है, इसके हिसाब से 44 का आंसर जो है आपका 4th नंबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा पॉइंट आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा और ये सॉल्यूशन आपको काफी फ्रूटफुल होगा। आप इसको डेफिनेटली देख कर अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, साथ में आप इवेल्युएट भी कर सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस अपना दिए होंगे। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग इस डिस्कशन क्लास को ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।